हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप सबको नया साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल, नई शुरुआत। वैसे तो ये एक तारीख़ है, लेकिन ये सिर्फ किसी साल का बदलना या तारीख़ का बदलना नहीं, इसका साइकोलॉजिकली भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक नया अहद, नया अज़्म, नई शुरुआत, बहुत सी नई उम्मीदें और तवक्कुआत भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो आज ज़रा इसी के ऊपर बात करते हैं कि साल 2025, इस नए साल को हमारे तज्ज़ियाकार कैसे देखते हैं और इससे क्या तवक्कुआत, पाकिस्तान के तनाज़ुर में ख़ास तौर पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारे तज्ज़ियाकार के ज़हनों में हैं। तो करते हैं 2025 का रिपोर्ट कार्ड। हमें ज्वाइन करें इसके लिए शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमल सरफराज साहिबा और ख़ुसूसी तौर पर फैसल वड़ाइद साहब को भी हमने दावत दी है। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो कि पाकिस्तान को पिछले साल में भी रहे और बहुत सारे पॉइंट ऑफ कंसर्न्स थे जो कि कुछ हम 2025 में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इस साल के अंदर वो एक कौन सा मसला या पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो हमारे तज्ज़ियाकार समझते हैं कि वो रियली एक बड़ा मसला है इस साल के लिए। तो जी, इस साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या? सियासी माशी इस्तेहकाम या फिर माशरे में बढ़ती तफरीक और बढ़ती हुई फॉल्ट लाइन्स? महमल, क्या राय है आपकी? देखिए लीना, जहाँ तक मईशत की बात है तो हमने देखा है कि हम एक जो बेहतर सिमत की तरफ जो है वो हम चल पड़े हैं। मैंने कल भी जिस तरह कहा था कि 2022 में तो ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है और श्रीलंका वाला हाल होने वाला है, लेकिन थैंकफुली वो सब कुछ नहीं हुआ और हम जो है इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी है। और इसी के साथ साथ जिस तरह एक पोलिटिकल डायलॉग शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल में एक पोलिटिकल इस्तेहकाम भी थ्रू दैट डायलॉग होपफुली जो है वो आना चाहिए। तो इसलिए मेरे लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज जो मुझे नज़र आता है वो जो मुआशरे के अंदर एक तफरीक है, जो एक अदम बर्दाश्त है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। और वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं उनमें कोई आपके एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और उसकी वजह से बिल्कुल हमने देखा है कि मुआशरे के अंदर एक जो डिविजन्स जिस किस्म के देखे हैं वो मेरे ख्याल में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो डिविजन जो है वैसे लगता है कि जैसे शायद आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बल्कि कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और ये जो चीज़ है इसको एड्रेस जो है वो सियासी जमातें ही कर सकती हैं और लीडर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया अलीना। नया साल आप सबको मुबारक हो और हमारे व्यूज़ को भी मुबारक हो। अलीना, जितने मसाइल आपने गिनाए हैं, चाहे वो सियासी और माशी इस्तेहकाम हो या माशरे में बढ़ती तफरीक हो या फॉल्ट लाइन, ये सभी प्रॉब्लम है। लेकिन जो बुनियाद है मेरी नज़र में इन प्रॉब्लम्स की, वो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ 2025 में बल्कि आने वाले सालों में। अलीना, जिस मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर हो, स्कूल ना जाता हो, बेसिक तालीम भी ना हासिल करता हो, उस माशरे में, उस मुल्क में माशी मसाइल भी होंगे, सियासी मसाइल भी होंगे और ये जो भी महमल ने कहा कि तफरीक बढ़ी है वो भी होंगे। तो मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा मसला है। ना सिर्फ वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा रहे, और ये 3.25 करोड़ है। मतलब हम शायद इसको कभी कभी ऐसा नंबर ले लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि इतना बड़ा नंबर है कि दुनिया में मुमालिक की इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती है और हम कह रहे हैं कि इतने बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। फिर वो बच्चे जो कि नाकिस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सरकारी स्कूल भी है, कई प्राइवेट स्कूल भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीसें नहीं होती, जो एक आम तबका जाता है, उन स्कूलों का अगर आप करिकुलम का सिलेबस का हाल देखें तो वो भी बहुत बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे भी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे जो वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं वो एक अच्छी नॉलेज और विजडम लेके निकलते हैं, एक क्यूरियस माइंड लेके निकलते हैं, एक ऐसा माइंड जो कि तहकीक तलब हो, जो सवाल उठाता हो, वो नहीं हम पैदा कर रहे हैं। जब तक ये हल नहीं होगा, शायद माशी तरक्की आप कहे कि चलो इस साल हमारी रेमिटेंस बेहतर हो गई, इस साल हमारे टैक्सेस बेहतर हो गए, एक्सपोर्ट बेहतर हो गए, लेकिन वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता माशी तौर पे जहां 3.25 करोड़ बच्चे को बेसिक एजुकेशन नहीं मिलती और करोड़ों लोगों को एक नाकिस एजुकेशन मिलती है। आपने तफरीक की बात की, अदम बर्दाश्त कैसे आएगा जब आप सीखेंगे कि बात करने का तहजीब क्या है, सिविक सेंस आप में उस वक्त आएगी। यहाँ पे हम फॉल्ट लाइन्स की बात करते हैं क्योंकि जो आपको पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है, वो आप उसको एज इट इज एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप समझते हैं ये सच है, आप तहकीक नहीं करते, आप समझते नहीं उन इशूज को। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जितने भी इस मुल्क में मसाइल है उसकी जड़ तालीम है। इस पर न सिर्फ 2025 में बल्कि आने वाले कई सालों, कई दिहाइयों पे हमें बहुत मेहनत करने की काम करना होगा। बिल्कुल सही। फैसल, आपकी क्या राय है?
देखिए, बहुत शुक्रिया और सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी राय भी यही है, लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। ज़ाहिर है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अगर कोई पूछे कि आज पाकिस्तान को कौन सा सबसे बड़ा मसला दरपेश है, तो ज़ाहिर है वो हमारे इत्तेहाद का है, यूनिटी का है। लेकिन जो असल सवाल है पूछने वाला, वो ये है कि हम यूनिटी आपस में बरकरार क्यों नहीं रख पा रहे। ये सवाल है और इसका जवाब हमें तलाश करना है और उसका जवाब तलाश करके फिर उसका हल करना है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मॉडर्न दौर में हमें मसला दरपेश है हमारी यूनिटी के लिए, ऐसा नहीं कि इससे पहले ये नहीं था, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमने एक आर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है और जो हाउस ऑफ कार्ड्स हम बना रहे हैं, इसके सबसे नीचे वाले जो कार्ड्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर उसकी जो डोरियां हैं वो कहीं और हैं और अगर उनको जैसे ही खींचा जाएगा तो ये पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो 7 करोड़ से ऊपर यूथ है, 7 करोड़ 8 करोड़ यूथ है, ये तमाम वो लोग हैं जो जिन फोर्सेस से ड्राइव होते हैं। वो डोरियां पाकिस्तान के पास किसी भी थर्ड वर्ल्ड के पास नहीं है। मैं बार बार अपने वीलॉग्स में भी ये बात लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अगर अब यूनिटी आपस में रखनी है तो हमारे पास हमारे हाउस ऑफ कार्ड्स के सबसे नीचे वाले कार्ड्स की डोरियां होनी चाहिए, क्योंकि जो नई नस्ल है जो जिसने पाकिस्तान को गवर्न करना है और जिसने किसी भी तब्दीली को उसने लेकर चलना है, उसको लीड करना है या उसको फॉलो करना है, वो जिन फोर्सेस से ड्राइव होती हैं वो फोर्सेस हमारे हाथ में नहीं है। वो जिन गैजेट्स से, जिन गेम्स से, जिन प्रोग्राम्स से ड्राइव होते हैं, वो पाकिस्तान के पास, इवन किसी थर्ड वर्ल्ड के पास नहीं है। तो इस साल का मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आपके यंग लोग हैं, आपकी जनरेशन जी है, जो 7 करोड़ से ऊपर लोग हैं, इनको काबू करना है। या काबू करना तो गलत लफ्ज है। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी और के हाथ में ना खेलें तो एट लीस्ट कम से कम ये हाउस ऑफ कार्ड्स के सबसे नीचे वाले कार्ड्स का कंट्रोल पाकिस्तान को काफी हद तक अपने हाथ में रखना पड़ेगा। अच्छा फैसल, इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिएगा। क्या आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जो गेम है, जो फ्यूचर की गेम है इस वक्त, जो हम सब पूरी थर्ड वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगी, उसका नाम एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो दिस इज क्वांटम फिजिक्स। मतलब कि बहुत ज़हीन और पढ़े लिखे साइंसदान हैं जो इस चीज़ को ड्राइव करेंगे, जहां से वो चीज़ें बनेंगी, वो एप्स और वो टेक्नोलॉजी बनेगी जिसको आपकी यंग नस्ल, पूरी दुनिया की यंग नस्ल इस्तेमाल करती है, उससे अपना माइंड मेकअप करती है, उससे इनकम जनरेट करती है, उससे पैसे कमाती है, उससे तरक्की करती है। वो चीज़ जो है 100% आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हम तमाम थर्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं वल्नरेबल हैं। ये इसकी डोरियां जो हैं ये 2 जगहों पर हैं, या ड्रैगन वैली के पास हैं या सिलिकॉन वैली के पास हैं। तो अब जो थर्ड वर्ल्ड है, या तो उनको बड़े रैपिड अंदाज में, जैसे कि शहजाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज से एजुकेशन के ऊपर काम करें और हायर एजुकेशन के ऊपर खास तौर पर, या फिर कोई एक साइड चूज करें ताकि अगर आपने वल्नरेबल भी होना है तो एटलीस्ट आप उस साइड पर हों जहां आपके ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हैं, ताकि आप अपने वो नस्ल जिसने पाकिस्तान को चलाना है, जिसने किसी भी चेंज को ड्राइव करना है, वो कम से कम किसी और के हाथ में ना खेल रही हो। ओके, सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है? पहले तो इलेक्शन कमीशन के साबिक तर्जुमान और हमारे अजीज दोस्त अल्ताफ खान साहब आज वफात पा गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ। और जो ऑप्शंस हैं उस पर मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है वो सबसे बड़ा ख़तरा है, और उसके नतीजे में और पोलराइजेशन के नतीजे में ही हमारी सियासत भी बिगड़ी हुई है, हमारी सहाफ़त भी बिगड़ी हुई है और हमारे दीगर निज़ाम भी बिगड़े हुए हैं। अगर उन फॉल्ट लाइंस को हम सही तरीके से एड्रेस करें तो फिर इन दूसरों पे भी काबू पाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपने माशरे की, तो ये सब कुछ जमहूरी इक़दार, जमहूरियत का तसलसल, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा पिछले साल मुल्क में, और बल्कि सियासी रहनुमाओं ने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जिनके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया गया। क्या 2025 में हमें तवक्कुआत करनी चाहिए कि एक पायदार जमहूरियत पाकिस्तान बन सकता है?
मेहमद? नहीं अलीना, आपने जो एक पिल्डेट ने अभी डेमोक्रेसी रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, अगर आप उसको पढ़ ले तो उसमें आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम इस नहज पे पहुंचे। और एक ये जो विशियस साइकिल है, यानी कि वो विशियस साइकिल ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बारियों का इंतज़ार करते रहे, हर सियासी जमात अपनी बारी का इंतज़ार करे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और फिर वो ऐसा खेल खेले कि दूसरी अपोजिशन जमातों को यानी कि वो उनके खिलाफ हो। तो ये वाली चीज जब तक चलेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरियत जो है वो किसी भी तरीके से वापस आएगी। खास तौर पे जब तक ये हाइब्रिड निज़ाम रहेगा अलीना, तो जमहूरियत मजीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी, हर चीज़ एरोड होती जाएगी। ना कोई इधर ह्यूमन राइट्स रहेंगे, ना फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, ना इधर कोई आपको जमहूरी इक़दार नज़र आएंगी। तो मेरे ख्याल में हमें जब तक ये विशियस साइकिल नहीं ब्रेक करेंगी हमारी सियासी जमातें, जब तक वो ये नहीं समझेंगी कि हमें अपनी बारियों का इंतजार नहीं करना, हमें बल्कि ये खत्म करना है निजाम हाइब्रिड का, तो तब तक ये नहीं होगा। और देखिए अलीना, एक चीज हमने हमेशा देखी है कि जब ऑपोजिशन में होती हैं यही सियासी जमातें, तो तब इनको आइन, कानून, असूल, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हर चीज इनको याद आती है। जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो बिल्कुल वतीरा बदल जाता है और वो वाली चीजें करते हैं कि जिनको इन्होंने सारी जिंदगी अपोज किया था जब ऑपोजिशन में थे, मतलब जब तक ये ऑपोजिशन में थे। तो ये साइकिल जो है ना, ये खत्म करने की जरूरत है। और असल जो इसमें प्रॉब्लम है वो है हाइब्रिड निज़ाम, कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आप जब ताकत में आना चाहते हैं और दूसरी जमातों को आप बाहर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम को मत डिसएनफ्रेंचाइज करें। तो मुझे इस साल ये उम्मीद नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कुछ ये, लेकिन मैं इतनी उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि जो ये बैठे हैं इकट्ठे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस जो ये कर रहे हैं, जो ये टॉक्स कर रहे हैं, शायद इनको रियलाइजेशन हो और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये हाइब्रिड निज़ाम को रोल बैक करें। अच्छा, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाहती थी और सलीम साफ़ी साहब की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि साफ़ी साहब बड़े होपफुल थे जब ये मुज़ाकरात की बात चली भी, और शुरू से पिछले साल कहते आए कि हल मुज़ाकरात ही हैं। साफ़ी साहब क्या समझते हैं, इस वक्त सियासी जमातों को ये इदराक है जो बैठे हैं साथ, और ये किस तरह से टर्न आउट कर सकता है 2025 के अंदर? नहीं, सियासी जमातें अपनी अपनी जगह पे फरियाद भी करती रहती हैं और उनको इस सिस्टम के हाइब्रिड होने का एहसास भी है और अक्सर औक़ात अपने बेबसी का रोना भी रोते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हल करने के सिलसिले में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव या जमा मुज्तमे होती हुई नज़र नहीं आती। और अभी जो मुज़ाकरात हैं, तो ये मुज़ाकरात एक तो ये कि दो जमातों के दरमियान हो रही है, यानी PTI के दरमियान और हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों के दरमियान। जिन किस्म के पाकिस्तान के मसाइल को, पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, तो उनको हल करने के लिए इसमें जो सोसाइटी के दीगर अनासर हैं उनको भी शामिल करना होगा और सिर्फ इलेक्शन के सवाल को नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सवालात को एड्रेस करना होगा। सर, लेकिन आपकी तवक्को क्या है अगर सिर्फ मुज़ाकरात के ऊपर ना भी रहा जाए और जनरली देखा जाए, क्योंकि हुकूमत ने भी बहुत से ऐसे इक़दामात किए जिसके ऊपर हमें तशवीश रही, आप क्या समझते हैं, क्या कुछ बेहतर इक़दामात हो सकते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए इस साल? जी बिल्कुल हो सकते हैं। एक तो ये कि ये शुक्र है कि आगाज़ इससे हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून और PTI जो मुज़ाकरात पे आमादा नहीं थे तो वो मुज़ाकरात पे आमादा हुए हैं और आगे बढ़ के इसको तवसी भी दी जा सकती है और उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि इस पे भी दोनों मुत्तफ़िक है कि मईशत सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर दुरुस्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात, दोनों को अपनी अपनी गलतियों की सज़ाएं मिल गई हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून इससे पहले जेलों की सज़ाएं भी काट चुकी हैं और हुकूमत से बिलजबर बाहर करने की सज़ा भी काट चुकी है। PTI उससे मुस्तफ़ीद हो रही थी उस वक़्त हाइब्रिड सिस्टम से। इस मरतबा PTI को सज़ाएं भी मिल गई हैं और उनको उनके हक़ से महरूम भी किया गया है। तो मेरे ख़्याल में दोनों फरीक़ें मार भी खा चुकी हैं और हो सकता है कि उससे कुछ सबक उन्होंने हासिल किया हो। शहजाद, आपकी क्या राय है? अलीना, मुझे नहीं लगता कि 2025 में जमहूरियत कोई मजबूत होने जा रही है, क्योंकि ना हमारी सियासी जमातों ने, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक सीखा है, ना मुझे कोई ऐसी इंटेंट या नीयत नजर आती है।
यही देखा है हमने कि एक सियासी जमात जो है वो कोशिश करती है कि जब इक़्तिदार में हो तो वो एक सहारा ले, या इस्तेमाल होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, या जो है वो उनका कंधा इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको हर किस्म की जमहूरी इक़्तिदार का, जमहूरी असूलों का ख्याल आ रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा लगता है कि प्रेशर बिल्डअप करने के लिए होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई बेहतरी आनी है। अगर हमारी सियासी जमातें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट दोनों ये सीखें कि नहीं, मुल्क में ऐसे नहीं चलना है, अपने पड़ोसी से ही सिर्फ अगर हम ये सबक हासिल कर लें कि जहाँ एक कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पे जो है एक बेहतरी के आसार जरूर होते हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे तो 2025 या उसके ऑनवर्ड आप यही हालात देखेंगे जो इस मुल्क में पिछले 70 सालों से देखे। आपकी क्या तवक्को है फैसल? मेरी तो कोई साल में तो ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक वे की तरफ अच्छी तरह से या स्पीड से चलेगा या कुछ ज्यादा बेहतरी आएगी। सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद अभी पैदा हुई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक डायलॉग शुरू करने का इशारा दिया है, तो मैं इसको हमेशा से पाकिस्तान की बेहतरी का पहला इशारिया समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट चूंकि ओवरसाइज्ड रोल है उसका सियासत में भी और हमारे समाज में भी, तो अगर सियासतदान सारे मिलकर जिस दिन बात करना शुरू करेंगे और आपस में एक डायलॉग के जरिए एक पावर बनेंगे, तो उस दिन से पाकिस्तान में एक ऐसा पावर बैलेंस आएगा जिसके बाद हमारे अंदर एक डेमोक्रेसी परवान चढ़ना शुरू होगी। तो ये उसका छोटा सा एक साइन है, क्योंकि अगर हम ये समझे ना कि हम कुछ सीख लेंगे या लोग कुछ सीख लेंगे पाकिस्तान की शराफिया, तो माजरत के साथ हिस्ट्री इस तरह से आपको सबक नहीं बताती। तारीख तो आपको ये बताती है कि ताकत की जंग में इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता। तो ये लोग उसी वक्त ठीक होते हैं जब इनको सख्त तरीन नतायज भुगतना पड़ते हैं। जब तक एक ही पावर होगी तो उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा, तो जितने मर्जी आप सबक उसको पढ़ा लें, कोई नहीं सीखेगा। हम 71 की जंग के बाद, 65 की उससे पहले जंग से, इवन हमने पार्टीशन से आज तक किसी चीज से कोई सबक इसलिए नहीं सीखा कि पावर इम्बैलेंस इतना ज्यादा है और उसको बैलेंस करने वाली जो फोर्सेस हैं वो कभी भी यूनाइट नहीं हो सकी। तो ये पाकिस्तान में पहला साइन है एक पावर बैलेंस होने का और एक जमहूरियत की तरफ हमारा जाने का, कि हमारी सियासी जमातें मिल बैठें और वो अपने तौर पर फैसले करके उनके ऊपर आपस में तय करेंगे, हम जो फैसला करेंगे उस पर अमल करवाएंगे। क्योंकि दुनिया की तारीख ये है कि जहां भी तब्दीली आई है एलीट कंसेंसस से आई है। अगर वहां पर कोई इंकलाब भी आया है तो उसमें अगर कोई बेहतरी आई है तो वो एलीट कंसेंसस से आई है, आम लोगों की वजह से नहीं आई। मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी अलीना, मैंने कहा क्योंकि आपने कहा 2025 में क्या पायदार होगा। अब देखिए ना, जो बात है असल में कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 90s की सियासत के बाद जो सीखा था, जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई थी, कू हो गई थी, उसके बाद उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है साइन किया था और फिर 10 साल लगे थे। 2008 से अगर 18 में देखें वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर थर्ड फोर्स इमरान खान साहब की सूरत में आई। एस्टैब्लिशमेंट तो अपनी वही वाली चालें चलती रही, लेकिन ये है कि एक जो थर्ड फोर्स आई वो इस्तेमाल हुई। तो फिर अब दोबारा हम उसी महज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर ये सारी गलतियां रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर कू के इतने सालों के बाद जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जब साइन हुआ, फिर उसके बाद किस तरीके से 10 साल में ट्रांजिशन हो रही थी स्लोली एंड ग्रेजुअली और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही थी, और फिर वो प्रोसेस ऐसा रोल बैक हुआ कि आज हम हाइब्रिड की परमानेंस की तरफ हैं। तो इसको रोल बैक करने में टाइम बहुत लगेगा, इसलिए एक साल में तो ये चीज नहीं हो सकती, ना ये ओवरनाइट हो सकती है। लेकिन एज लॉन्ग एज सिर्फ मैं एज लॉन्ग एज कि ये सियासी जमातें समझ जाएं इस चीज को और बैठें इकट्ठे और असल में इकट्ठे मिलकर ये इसको रोल बैक करने की कोशिश करें, कुछ साल लगेंगे, लेकिन फिर एटलीस्ट ये है कि ये अवाम के वोट से यानी कि आने पे यकीन रखें और उनका मैंडेट जो है वो इधर उधर करने की और ये कि किसी का सहारा ले। एक साल ना काफी है। शहजाद जी अलीना, क्योंकि 2024 में जब हम बात कर रहे हैं 25 में क्यों बेहतरी नहीं आ सकती और ये जो सिस्टम चल रहा है हाइब्रिड इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि 2024 में तो जिस किस्म की हमने अब कानून साजियां भी कर दी हैं। पहले तो एक ये था ना कि इनफॉर्मल रोल था या एक अपने ताकत का इस्तेमाल करके वो एक सिस्टम का हिस्सा रहते थे, लेकिन अब तो जिस किस्म की आपने कानून साजियां कर दी हैं वो तो आप भूल जाएं कि अगले कई सालों में किसी सियासी जमात की जमहूरी निजाम में किसी के पास इतनी हिम्मत होगी कि आप उनको रोल बैक करें या रिवर्स करें। तो अब तो जो एक आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मलाइज रोल है ना इस सिस्टम में कि साथ मिलकर चलना है और सियासी जमातें भी होंगी, एस्टैब्लिशमेंट भी होंगी उसमें, तो इसको रिवर्स करने में तो मेरे ख्याल से एक बहुत लंबा अर्सा लगेगा।
उसके तो कोई आसार नहीं नजर आ रहे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक किरदार है बयानियों का भी। सियासी जमातों की जो बयानियाँ रहे हैं उन्होंने भी माशरे में और इवन जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें बड़ी तकसीम पैदा कर दी। इसके ऊपर भी बात करते हैं, मजीद भी कुछ सवालात हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम अपने तज्जियाकारों की तवक्कुआत और उनकी उम्मीदें जान रहे 2025 से मुतल्लिक क्या हैं। एक बड़ा वाज़े रुझान जो कि बदलती हुई सियासत में और बदलते हुए सियासी टेम्परेचर के अंदर देखा जा रहा है कि जो माशरे में सियासी बिलीव्स को लेकर तकसीम है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर खुल के अपने रुझानात का, अपनी राय का इजहार करना हो, या फिर अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि निजी महाफिल में आप बैठे हों तो गर्मा गर्मी का डर लगा रहता है। सियासी बिलीव्स का इजहार करते हुए, बात करते हुए सियासत से मुतल्लिक ज़रा मोहतात होना पड़ता है। 2025 में ये जो सियासी तकसीम है इसको कैसे ख़त्म किया जाए माशरे से, ये ज़रा अपने तज्जियाकारों से हम जानना चाहते हैं। साफ़ी साहब, आपकी सबसे पहले राय। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया है हमारे मीडिया ने भी और सोशल मीडिया ने भी, और इन दोनों को बता देना चाहिए आवाम को कि ये सियासत है। और अगर जिस दिन हमारे लोग सियासत को सियासत समझने लगे तो उस दिन ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि सियासत, नंबर 1, सियासत के दिल में सीने में दिल नहीं होता। नंबर 2, सियासत में कोई बात हर पे आखिर नहीं होती। ये अपने लीडरों की ज़ुबानी वो सुनते हैं, तो इसको कुफ्र और इस्लाम की जंग ना बनाएं। पाकिस्तान में मुसीबत ये हुई है कि पाकिस्तान में एक तो मज़हब की बुनियाद पे और फ़िक़्ह की बुनियाद पे भी सियासी जमातें बनी हैं, और वहाँ पे फिर दलील नहीं चलता। वहाँ पे तो वो बात चलती है कि भाई ये मेरा फ़िक़्ह कहता है, ये मेरी मसलक का ये नुक्ता नज़र है। फिर पाकिस्तान में दूसरी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान में लिसानी बुनियादों पे भी जमातें बनी हैं, तो वो आके कौमी जमातों में भी पेनिट्रेट कर गया है वो रवैया कि अपनी बात को हक कहें और दूसरे को गलत, न सिर्फ ये कि गलत कहें बल्कि उसमें सेहत का इम्कान तस्लीम ना करें। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि बस हम अपने लोगों को ये समझा सकें कि ये सियासत है, सियासत के सिवा कुछ नहीं है। आज एक बंदा एक पार्टी में होता है, कल दूसरी अपनी मुखालिफ पार्टी में होता है। आपने देखा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ क्या नहीं किया, आज वो इकट्ठे बैठे हैं। कल तक पीटीआई कह रही थी कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, आज मुस्लिम लीग नून के साथ वो बैठी है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये सियासत है बस। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी ज़हन में रखें कि इस सियासत में आपने देखा होगा कि ये जो हमारे लोग हैं वो खुद इसको इस तरह नहीं लेते जिस तरह उनके वर्कर्स लेते हैं। बड़े लीडरों को आपने कभी सड़क पे झगड़ते हुए देखा है? या कभी किसी ने नवाज शरीफ और जरदारी को झगड़ते हुए देखा है? या किसी ने मौलाना फजलुर रहमान को और किसी और लीडर को झगड़ते हुए देखा है? लीडर एक दूसरे को इज्जत भी देते हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं, गम शादी भी करते हैं। खुद तो वो ये नहीं करते, लेकिन जो इवन जिन टॉक शोज में हमारे ये लीडर्स आते हैं और टॉक शोज में वो गरम गरम बातें करते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर गली महल्लों में लोग झगड़ते हैं, तो टॉक शो से फारिग होते ही अमूमन ये मैंने देखा है, बतौर एंकर मैं कहता हूँ, वो जाके खाना इकट्ठे खाते हैं। अच्छा। उधर वो ये समझ रहे होंगे कि जो जितने गरम थे ये पीटीआई पीपल्स पार्टी वाला, नून वाला, शायद अभी उन्होंने एक दूसरे के गले तोड़ दिए होंगे, लेकिन अमलन वो शो से निकल कर इकट्ठे जाके और अच्छा करते हैं। यानी ये मैं नहीं कहता कि बुरा करते हैं, क्योंकि उनको पता है और उनको एहसास है कि ये सियासत है, ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है। फैसल, ये बताइएगा, ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं सपोर्टर्स, सियासत को लेकर इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं और रुझान बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, हमारे अंदर, इंसान के अंदर फैसला साजी की कुव्वत जो है वो सबसे ज़्यादा उसको इमोशंस ड्राइव करते हैं, और सबसे जूसी चीज़ भी इंसान के लिए इमोशंस हैं।
अच्छा, अब इमोशंस में हेट सबसे आसान जज्बा है जिसको उभारा जा सकता है। यहाँ से अब हेट इकोनॉमी जनरेट होती है। लीडर्स के लिए हेट एज एन इकोनॉमी काम करती है, क्योंकि जितनी नफरत फैलाते हैं उतनी उनको पावर मिलती है। और सबसे बड़ी पावर जो है पॉलिटिकल पावर है, किसी चीज को मनोवर करने की पावर है। तो नफरत पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। पाकिस्तान में सिर्फ लोगों को ये समझा देने से मसला हल नहीं होगा कि आपके जो लीडर्स हैं ये आपस में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर्स के लिए वो नफरत काम कर रही है। उनका प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों के लिए वो नफरत एक इकोनॉमी बन चुकी है। सियासी, मजहबी और कौमी जो नेशनलिस्ट हैं उनके लिए मुख्तलिफ एजेंडाज पर बात करना, नफरत फैलाना इनको ना सिर्फ पावर देता है सियासी तौर पर, बल्कि उनके बैंक अकाउंट्स में, उनकी जेब में भी एक दौलत का मार लेके आता है। तो हेट इज इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को ब्रेक करना पड़ेगा, इस नफरत की इकोनॉमी को। और आपको अगर याद हो 20 साल पहले तक 90s में खास तौर पर पाकिस्तान में मुनाजरे हुआ करते थे गली मोहल्लों में, चौकों में, जिसमें एक दूसरे को काफिर कहा जाता था। उसकी बहुत मुज़ाहिका खेज वीडियो आप अभी भी जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगी। लोगों ने VHS से निकाल के यूट्यूब पर ऐड की हुई है कि कैसे उलमा हजरात एक दूसरे को किस तरह के अल्फाज बोलते थे, कैसे नफरत फैलाते थे, जहां से फिर शिया सुन्नी फसादात भी शुरू हुए। और वो भी एक इकोनॉमी बन चुकी थी। उसको लोगों को समझाकर नहीं रोका जा सकता था, उसको स्टेट ने ताकत से फिर रोका। इस वक्त भी अगर हम चाहते हैं कि लोग इस हेट इकोनॉमी से खुद को अलग करें तो स्टेट को कुछ पावरफुल चेक्स लगाना पड़ेंगे। हमारे यहाँ जो सबसे कमजोर कानून है वो डेफर्मेशन का है कि किसी के खिलाफ कुछ भी आप उछाल दें, आप बच जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एलिट्स भी और आम आवाम भी इस नफरत का शिकार होने से बच जाएं, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज और अच्छे तरीके से इस पर अमल करवाना होगा। अगर नहीं करवाएंगे तो नफरत जो इकोनॉमी बन चुकी है ये जैसे जैसे और फैलेगी, वैसे वैसे हम और तबाही की तरफ हम जाएंगे और हमारा इत्तेहाद उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है महमूद, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के खत्म किया जा सकता है? महमूद, चेक्स एंड बैलेंसेस से मामला बेहतर हो सकता है? देखिए रीना, जिस तरह मैंने एक दफा पहले भी ये बात की हुई है कि जो फेक न्यूज़ या इस तरह जो प्रोपेगेंडा होता है, हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली रियासत क्या करती है कि बजाय उसको लॉजिक से, फैक्ट्स के साथ काउंटर करने के, वो एक शॉर्टकट उनको नजर आता है कि हर चीज़ बैन कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, ट्विटर बैन कर दो, फायरवॉल इंस्टॉल कर दो, VPNs को वाइट लिस्ट कर दो, रजिस्ट्रेशन करा दो, ये जो चीज़ें ये नहीं। और फिर जब वो कानून साजी भी करते हैं तो वो एक्चुअली बड़ी ड्रैकोनियन कानून साजी करते हैं। वो पीका हो जाए, वो पंजाब का डेफेमेशन लॉ हो जाए, वो इस तरह की जो चीजें आती हैं। तो इसलिए अगर उनको इस चीज को काउंटर करना है, किसी नैरेटिव को, फेक न्यूज को, प्रोपेगेंडा को, तो एक तो उसको लॉजिक से करना होगा। दूसरी चीज रीना, तकसीम जो खत्म होगी, मेरे ख्याल में, ठीक है ये बड़ी आइडियलिस्टिक सी बात है, लेकिन एक्चुअली लीडर्स, जिस तरह अभी फैसल ने भी बात की कि लीडर्स ही ये बनाते हैं बयानियां, लीडर्स ही इस चीज को बेचते हैं, मुनाफरत को, नफरत को, ये सारा कुछ जो डिविजन्स होते हैं, इसको लीडरशिप को ओन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बेसिकली उनको अब एक टॉलरेंस का जो है बयानिया भी बनाना चाहिए और इस पे माजरत करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से जो डिविजन्स क्रिएट कर दिए कि जहां पर सियासत नहीं रही, बल्कि ऐसे है कि जैसे अगर आपको एक पार्टी नहीं पसंद या एक पार्टी पसंद है तो वो कोई आपकी जाती दुश्मनी है। आपने जिस तरह कहा कि पर्सनल महफिलों के अंदर भी आपको ये डर लगता है कि कहीं लिंचिंग ना हो जाए आपकी, जिस तरह हम लोग यहाँ पर कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते थे कि उनके ऊपर बात करते हुए डर लगता था, अब सियासत के ऊपर बात करते हुए ये लगता है कि अगला जो है वो आपको पढ़ ना जाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए और इसको टॉलरेंस और ये सब कुछ होगा। एक और चीज रीना मेरे ख्याल में जो इंपॉर्टेंट है, शायद जो इस तरफ ले जा सकती है, वो ये है कि अगर जितने इदारे हैं और वो अपने अपने हदूद में रहकर काम करें, मतलब अगर जुडिशरी है तो वो कोई जुडिशियल एक्टिविज्म या इस तरह की किसी के साथ मिलकर को फैसिलिटेट ना करे, अगर एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री है, तो वो अपनी हदूद के अंदर रहकर वो सियासत के अंदर काम करना, मुदाखलत करना बंद कर दे। हुकूमतें जो हैं वो लेजिस्लेशन जो करे वो अवाम की बेहतरी के लिए करे, ना कि ये कि अपने वेस्ट इंटरेस्ट। तो सारे इदारों को अपने अपनी हदूद के अंदर रहना होगा, ये भी शायद एक और दूसरा फ्रॉम द टॉप यानी लीडरान को समझाना होगा। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कैसे खत्म किया जा सकता है सियासी तकसीम को? अलीना, ये एक ऐसा मसला है, काश मेरे पास इसका जवाब होता है।
कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट जैसे वो कहते हैं ना कि इट्स इजियर सेड देन डन। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अगर आप देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर ही दुनिया में चेंज हो गया है। अमेरिका की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे जो है वो तफरीक और जो नफरत की सियासत है वो अब बढ़ ही रही है और कामयाब भी हो रही है। यूरोप में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे राइट विंग लीडर्स हैं जिनको फार एक्सट्रीम राइट लीडर्स कहा जा रहा है, वो अब दोबारा इमर्ज कर रहे हैं। और वो ऐसी जमहूरी निज़ाम है जो हमसे बहुत ज्यादा मुस्तहकम भी थे, हमसे बहुत ज्यादा पुराने भी हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी एक सिलसिला चल रहा था, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो हम तो फिर भी कोशिश कर रहे थे ना कि किसी तरह अपनी जमहूरियत को जो है पैरों पे खड़ा रखें। जहाँ पे मजबूत जमहूरियतें थी वहां पर भी अब ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका कोई आसान हल नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी आप देखें कि एक इमिग्रेशन का मामला अगर उठा लें, ऑब्वियसली उसका ताल्लुक इकोनॉमी से तो है, लेकिन चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ जिस तरीके के जज्बात उभारे जाते हैं इस इमिग्रेशन की पॉलिसी के हवाले से, वो उससे ही लोगों का इश्तियाल आता है, गुस्सा आता है, वो एक उसको इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यूरोप में कई ममालिक में अब हो रहा है, EU के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो वो वहाँ पे भी एक रिवर्स गेयर लग चुका है अब इस चीज को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन बहुत आसान नहीं है, पूरी दुनिया इस पर फिक्रमंद हुई है। 2016 में जब ट्रंप का टर्म स्टार्ट हुआ था, एक किताब आई थी उसके बाद, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसमें पूरा ट्रंप एरा का बताया हुआ था कि उसके दौर में क्या हुआ है, जमहूरियत को कैसे नुकसान होता है, और सोल्यूशन बताए हुए थे कि आपने इस तरह के लीडर्स को रोकना होता है, ना कि सिर्फ एक नेशनल लेवल पे बल्कि पार्टी के अंदर रहते हुए ऐसे लीडर्स इमर्ज ना करें। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है कि पार्टी के वो प्रोसेस से ही ऊपर ना आए। लेकिन उसके बाद आपने देखा 2024 में वो दोबारा जो है सदर बनने जा रहे हैं, 2025 में दोबारा सदर बन जाएंगे, इलेक्शन जीत चुके हैं, तो इसका कोई आसान हल नहीं है। हम अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि जो नफरत की सियासत है उसकी हौसला शिकनी करें, बट अब ये जो सोशल मीडिया है ये एक ऐसा टूल है जिससे बआसानी आप नफरत की सियासत को सेकंड्स में फैला सकते हैं। उसको कंट्रोल करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। मेरे ख्याल से एक प्रोसेस में हम दोबारा दाखिल हुए हैं, एक एवोल्यूशन के साथ साथ ये खत्म होगा, फौरी इसका कोई हल नहीं। ठीक है, बस वक्त बड़ा कम रह गया है तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सलीम साफी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बट मुख्तसर अगर कर सकें प्लीज। तो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि एक तो हमें, जिस पे मैं खुद भी अमल करने की कोशिश करता हूँ, कि देखिए वो एक आलिम की बात है कि मैं अपनी बात को दलील सुन के अपनी बात को सही समझता हूँ, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश तस्लीम करता हूँ, और दूसरे की बात को दलील के साथ गलत कहता हूँ लेकिन उसमें सेहत के इम्कान को तस्लीम करता हूँ। ये कुलिया अगर हमारे लोग बना ले अपने लिए कि दूसरे की बात भी सही हो सकती है और दलील की बुनियाद पर राय कायम करें। दूसरी गलती हमारे लोग ये करते हैं कि होना ये चाहिए कि दलील सुन के राय कायम की जाए। हमारे यहाँ हम पहले राय कायम करते हैं, उसके बाद दलील ढूंढते हैं। तो वो, और एक और बात कि देखें, उन्होंने मुनाजिरों की बात की, तो ये इख्तिलाफात पहले भी होते थे, मस्जिद के मेंबरों पे ये मुनाजरे होते थे या बाकी, लेकिन उस वक़्त ये बातें ख़ास थी, मज़हब के लिहाज से उलमा तक ये बहस मुआहिसा महदूद था और सियासत में ये लीडरों तक महदूद था। तो वो लीडर भी उसके हदूद को जानते थे और उलमा भी उसके हदूद को जानते थे, तो उसका ये नतीजा नहीं निकल रहा था। जब ये चीज़ें गली मोहल्ले तक आ गई और जब सोशल मीडिया तक आ गई, तो अब अगर कोई दीनी बात करता है तो उसका रिएक्शन। अच्छा सर, इफ आई में, ये क्योंकि माशरे का, क्योंकि एक माशरती इशू है तो इसका साइकोलॉजी से भी बड़ा रिलेशन है, और जिस तरह से अब बदलती हुई दुनिया के साथ ग्राइंड कल्चर, हसल कल्चर, हर चीज़ तेज़ 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 हो रही है और फ्रस्ट्रेशंस हमारी बढ़ती चली जा रही हैं इस सब की वजह से, तो ठहराव लाना, थोड़ा सा अपने आप को धीमा करना, स्लो करना भी बड़ा ज़रूरी है। हम रिएक्शन देने से पहले 2 मिनट सोचें और फिर उसके ऊपर हमें अमल करना बड़ा ज़रूरी है, तो शायद दिस विल हेल्प एज वेल। अच्छा जी, दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये देखा, सॉरी सर, But fast is the new normal. I absolutely, fast is the new normal because we made it unnormal, right? लेकिन हम उसके असरात अब देख रहे हैं, हम उसके असरात अब देख रहे हैं। So fast can be your life, the way you deal with things, लेकिन सोचने से पहले, अपना रिएक्शन देने से पहले, why not think about it a little?
हाँ यस, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक शेर है तारिक अजीज साहब का कि वक्त शो विच मारना सोटा पानी पाट के दो नहीं होना, जो तू चाहना वो नहीं होना। अच्छा। तो जब दुनिया जो फासला तय कर लेती है, जिस सफर से जिस मंजिल से गुजर जाती है उस पर वापस नहीं आती। ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया की बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो है जो फास्ट को न्यू नॉर्मल के तौर पर अपना चुकी है। हमारी प्रोग्रेस दुनिया की, हमारी गुफ्तगू, हमारे इमोशंस का एक दूसरे को जज करना, इवन एंटरटेनमेंट की फीड लेना। तो अब हमें जो आप लोगों जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको जो हल भी सोचने हैं वो इस बात को जहन में रख कर सोचने हैं कि फास्ट इज द न्यू नॉर्मल। दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें डिबेट करने के लिए बिल्कुल अलग से शो चाहिए और मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर भी बात करें, बल्कि साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाएं। लेकिन कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर बात, हमारे पास वक्त भी ज़रा कम है तो हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं और वो ये है कि हमने देखा कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले भी रहे। अब 2025 के अंदर ये जो मजहबी इंतहा पसंदी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरी इक़दाम लेने की हमें ज़रूरत है? सलीम साफ़ी साहब, आप ही से शुरू करते हैं। मुझे नज़र नहीं आता, उसके लिए एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में उसके आसार नज़र नहीं आते। इसलिए मुझे ये मसला भी इस साल में हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, शहजाद। देखिए अलीना, सबसे पहले तो हमें अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लानी होगी। ये नहीं हो सकता कि हर कुछ अरसे बाद हमारी पॉलिसी शिफ्ट होती रहे। पहले हमने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, फिर हमने कहा गुड तालिबान बैड तालिबान, फिर हमने अज़म किया कि नहीं नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे, मसाइल को हल करेंगे, फिर 2022 में हमने देखा एक और रिवर्स लग गया पॉलिसी को। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंट ना रहे, उसको बार बार चेंज करते रहें। ठीक है, फैसल आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि देखिए, मजहब एक माजी से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी है और इसमें बहुत इमोशंस हैं और इसमें ताकत है। तो इस तरह की आइडियोलॉजी को जिसके साथ बहुत सी ताकत जुड़ी हुई हो, इमोशन जुड़े हुए हों, उसको ओपन फ्रेंचाइज के तौर पर हमें नहीं रखना चाहिए। स्टेट का कंट्रोल 100% मजहब के ऊपर, उसके बयानिए के ऊपर और इसको फैलाने वालों के ऊपर होना चाहिए। ये ओपन फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए। जब ये ओपन फ्रेंचाइज होगी तो चूंकि इसमें इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो इससे लाजमन तबाही आएगी। लिहाजा स्टेट को अपना कंट्रोल इस इदारे पर रखना होगा। ठीक है, महमल। देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि रियासत को ये समझना चाहिए कि वो अब कोई मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन ना करे और जो अपनी पुरानी पॉलिसी थी, फ्लॉड पॉलिसी थी, उन गलतियों को मत दोहराए। इस तरह शहजाद ने बात की, कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। आप ये देखें कि जिनको हम एसेट समझते थे अपने, जो गुड तालिबान, जो अफगान तालिबान है, आज वो हमारे दुश्मनों को उन्होंने पनाह दी हुई है और वो ही उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरा ये लीना कि हमने यहाँ पर ये भी देखा, जो मजहबी मुनाफरत की भी आपने बात की, और ये जो कि यहाँ पर एक डिवीजन कायम किए जाते थे और उस चीज को खत्म करना चाहिए था। लेकिन हमने अभी रिसेंटली ये मदरसा बिल वाले पूरे उस चीज के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से रियासत ने एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के सामने लाके खड़ा कर दिया। ये चीजें बंद करें, क्योंकि इससे जो है वो मजीद डिविजन्स भी क्रिएट होते हैं। जिनको आप एक घा एसेट समझते हैं, कल को वो आप पर भी टर्न कर जाते हैं। ये बंद करें। दूसरा अलीना, एक नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया था कि एक्सट्रीमिज्म को भी प्रमोट नहीं करेंगे, हेट स्पीच पे क्रैकडाउन होगा। यहाँ पर कोई हेट स्पीच पे क्रैकडाउन नहीं होता। हेट स्पीच पे बिल्कुल क्रैकडाउन होना चाहिए और ये चीजें अलाउ नहीं करनी चाहिए, लेकिन रियासत अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करे। ठीक है जी। जाते जाते अपने तजिया के पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके लिए एक मशवरा क्या देंगे? आपसे शुरू करते हैं महमद, क्या राय है आपकी, या क्या मशवरा है आपका? बल्कि देखिए लीना, मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि जैसा मैंने पहले बात की कि ऑपोजिशन में होते हैं तो एक चीज़ होती है, जब हुकूमत में आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। तो ऐसा मत करें और जो ये मुज़ाकरात की जो शुरुआत हुई है इसको पाया तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये विशेष साइकिल इसी तरह चलता रहा तो आज उनकी बारी है, कल को आपकी बारी होगी दोबारा। ठीक है। सलीम साफ़ी साहब, किसी स्पेसिफिक जमात को भी आप दे सकते हैं, वैसे बड़ी सियासी जमातों को क्या मशवरा है? सब जमातों को मशवरा है कि खुदा का खौफ करो, बंदों से मोहब्बत करो और खुदा का खौफ करो। ठीक है। शहजाद, क्या मशवरा है? नून लीग के लिए मशवरा यह है कि वोट को इज्जत दें। पीटीआई के लिए मशवरा यह है कि गुलामी नामंजूर के नारे पर कायम रहें और
आगे जाके मेरे ख्याल से एक जो बात सबके लिए करना जरूरी है वो ये है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बेसाखियां तलाश करने की कोशिश ना करें। अपनी जो ताकत है, जो अवामी हिमायत आपको हासिल है, उसी में इक़्तिदार आने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप बेसाखियां ढूंढते रहें। ठीक है, आपका क्या मशवरा है फैसल? मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान में कंसेंसस पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सियासी जमातें मिलकर नहीं बैठ रही तो ये उन सियासी जमातों के लीडर्स की नाकामी है। पाकिस्तान की जो नाकामी है उसकी वजह यहाँ के अवाम बहुत कम और आप सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि आपके पास पावर है और आप लोग इकट्ठे मिलकर रूल ऑफ गेम्स सेट कर सकते हैं। रूल ऑफ गेम्स सेट करें और उन रूल्स के मुताबिक इस मुल्क को आगे लेकर चलें। लेकिन आप लोग रूल्स ऑफ गेम्स सेट करने में नाकाम हैं और पाकिस्तान की नाकामी की वजह आप लोग हैं। ज़बरदस्त। इसी मशवरे के साथ कि पाकिस्तान के रिपोर्ट कार्ड में हर शोबे पर A+ हो और आपकी ज़िंदगियों के रिपोर्ट कार्ड्स में हर पहलू में आप टॉप करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।